हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अपन एल्काइन पर पहुंच चुके थे। हाइड्रोकार्बन का लेक्चर सीरीज चल रहा था जिसके 2 लेक्चर रिकॉर्ड करे, लेक्चर 1 लेक्चर 2। अगर तुम लेक्चर 3 देख रहे हो तो मैं सजेशन देता हूं पहले लेक्चर 1 देख लेना, लेक्चर 2 देखना, फिर लेक्चर 3 के सीक्वेंस पे आना। हाइड्रोकार्बन का इस लेक्चर सीरीज का डिस्कशन का मेन मोटिव ये है कि तुम अपनी एनसीईआरटी को उठाओ और जेईई मेंस के और सारे कंसेप्ट जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े, प्लस तुम्हारे 12th की तैयारी में भी तुमको ये चैप्टर काम में आने वाले हैं। आप बोल सकते हो सर हाइड्रोकार्बन तो 11th का है। बेटा मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा बोलूंगा, ये लगता है 11th का है लेकिन इसके अंदर सारा कंसेप्ट 12th का यूज होता है। मतलब 12th की ऑर्गेनिक पढ़े बिना तुम हाइड्रोकार्बन का 11th वाला चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। अब हम बात करते हैं, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं उस पॉइंट पर। हमने एल्काइन के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली थी। एल्काइन की प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर देखो एल्काइन के बारे में क्या क्या पता है। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का 2 पाई बॉन्ड हो गए, सिग्मा होगा। अब समझो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर एल्काइन की बात करें तो कहीं ना कहीं एल्कीन एल्केन जैसे ही, क्योंकि यह तो हाइड्रोकार्बन ही लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर इसके अंदर हमको पता है कि लोअर वजन पे जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है तो गैसेस मोड में है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो लिक्विड में चला जाएगा और बढ़ेंगे तो सॉलिड के अंदर। तो जैसे पहले 3 मेंबर जो हैं वो कैसे हैं, गैसेज हैं। अगले वाले 8 मेंबर जो हैं वो क्या है, लिक्विड है। उसके बाद वाले सॉलिड है। मतलब एक जनरल पैटर्न है, यही पैटर्न चलता है गैसेज एल्केन में, यही पैटर्न चलता है हमारे एल्कीन्स में। उसके बाद एल्काइंस कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, मतलब आपको ये दिखेंगे नहीं। एग्जाम्पल के लिए एसिटिलीन गैस होती है ना, उसका कलर नहीं होता, इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। हमने इस बारे में लास्ट क्लास में बात भी करी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम कार्बन को गर्म करते हैं तब जाके हमें Ca कैल्शियम कार्बाइड मिलता है। और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेसिकली आपको क्या मिल जाता है, उसके अंदर एसिटिलीन गैस मिलती है, साथ में वाटर मिल जाता है और साथ में बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। फिर बात करते हैं, एल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, लाइटर देन वाटर, इमिसिबल विद वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर्स, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि हमारा जो एल्काइन वो नॉन पोलर है, या पोलरिटी बहुत कम है। तो जो जिनका पोलरिटी कम होता है, लाइक डिजोल्व लाइक होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जल्दी से कहाँ डिजोल्व होंगे, किसमें होंगे, ऑर्गेनिक सॉलिड्स के अंदर हो जाएंगे। तो यही वाली बात हमने एल्केन में कही थी, यही वाली बात हमने एल्कीन के अंदर कही थी, यही वाली बात हम अब एल्काइन में बोल रहे हैं। फिर इसके बाद डेंसिटी की बात करो तो देखो सीधी बात है, मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मास बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे भी वही वाला पॉइंट आता है कि अगर आपने ब्रांचिंग बढ़ा दी, ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो साइज छोटा हो जाएगा। मतलब आइसोमर की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा वाला मॉलिक्यूल, उसी में ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपका वॉन डेर वाल्स फोर्स और अट्रैक्शन जो सराउंडिंग मतलब मॉलिक्यूल के साथ जो होने वाला है वो कम हो जाता है। फिर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारे एल्काइन की सबसे जो खास बात है, यही बात आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल भी होती है। और इसी चीज को यूज करते हुए एल्काइल हैलाइड के अंदर हम SN2 रिएक्शन के अंदर भी इसको काफी इस्तेमाल करते हैं। मुद्दे की बात यह कि आपका एल्काइन जो होता है, अगर एल्काइन तुम्हारा टर्मिनल है, अब से टर्मिनल क्या होता है देख, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में H कॉर्नर पे लगा बेटा तो ये टर्मिनल H हो जाता है। ये जो H होता है ना, ये एसिटिक H होता है। कैसा H होता है, एसिटिक H होता है। अगर H तुम्हारा एसिटिक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप सोडियम से रिएक्शन कराओगे तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है सोडियम के साथ। इवन सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो अमोनिया निकल जाएगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। दे रिएक्ट्स विद एथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटाइलाइड विद द लिबरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। सीधी सी बात यह है कि अगर तुमने रिएक्शन कराई सोडियम से तो आपको मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। अगर आपने रिएक्शन कराई NaNH2 से तो आप NH2 माइनस ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। मतलब देखो रिएक्शन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कौन सी रिएक्शन की बात की जा रही है। देखिए देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा एल्काइन है, ठीक है। इधर कॉर्नर पे H लगा है, सोडियम मेटल लिया साथ में आपने, तो दोनों साइड के H निकल सकते हैं। अगर सोडियम एक्सेस में तो दोनों निकल सकते हैं, अगर कम मात्रा में है तो आप उसका मोनोसोडियम इथेलाइड बना सकते हो। आपको H2 गैस मिल जाएगी, मतलब आपको डाई हाइड्रोजन। लेकिन मोल कितना मिला, हाफ मोल पर मोल ऑफ एल्काइन में हाफ मोल मिला। सोडियम एक्सेस में होता तो मुझे यहाँ पता है ये H भी चला जाता है, H भी चला जाता। ऐसे देखो एक सोडियम और डाला है इन्होंने एक्सेस में, अब जो रिएक्शन करा रहे हैं तो डाई सोडियम बन गया। आई बात समझ में। फिर ये जो H देख रहे हो ये कैसा होता है बेटा, एसिडिक, NaNH2 माइनस H खा गया, NH3 बना, मतलब अमोनिया बन गया। आई बात समझ में। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि इस पूरे
इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने एक चीज डिस्कस करी है कि तुम्हारा जो एल्काइन है उसका जो कॉर्नर एच है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक एच होने के कारण वो एसिड बेस में इन्वॉल्व हो जाता है, और इसी वजह से इसके अंदर बहुत सारे खास कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूँ प्लस में, हालांकि इस बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं है, कि हमारा जो एल्काइन होता है टर्मिनल, वो टॉलिन टेस्ट भी दे देता है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट बनाता है, वो हमारे सिल्वर मिरर नहीं देता, मतलब वहां पर Ag +1 से 0 में नहीं जाता, Ag का प्रेसिपिटेट आता है। आई बात समझ? इसके साथ Cu2Cl2 का टेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो कॉपर प्लस वहां भी आ जाता है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज कर सकते हो, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, दोनों के टेस्ट आ जाते हैं एल्काइन के साथ पॉजिटिव। अच्छा, और सुनिए, और यहाँ क्या बातें हुई है जरा देख लेते हैं। इन्होंने ये देखो, इतने बड़े आर्टिकल में क्या समझाया मैं आपको बता देता हूं। इनका ये कहना है, हाँ, कि हमारा जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज होता है, और क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज है इस वजह से उसकी ईएन वैल्यू ज्यादा है, तो मोर ईएन एटम से कनेक्टेड हमारा हाइड्रोजन जो है, उस हाइड्रोजन में, क्योंकि करेक्टर परसेंट एस करेक्टर कितने 50% है sp के अंदर, तो समझो बात को, इस पूरे आर्टिकल के अंदर जो सार है वो क्या है कि Sc ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ H कार्बन कैसा है, sp है, sp हाइब्रिडाइज मतलब इसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, परसेंट एस करेक्टर कितने 50% है, तो इसका ईएन हाई होने के कारण ये जो H होता है, इस H का नेचर कैसा हो जाता है, एसिटिक। कैसे चेक करते हो एसिटिक H? आप H को हटा लेते हो, अगर आप H को हटा के माइनस चार्ज बनाते हो, और अगर आपका माइनस चार्ज स्टेबल है, और वो स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि कार्बन जो sp कार्बन है उसका ईएन वैल्यू क्या है, हाई है, इस केस में H का निकलना फिजिबल है, H हमारा आसानी से चला जाएगा, मतलब हमारा जो Hc ट्रिपल बॉन्ड C है, टर्मिनल कार्बन जो है वही एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसमें और कुछ बातें बताई है। इथाइन मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेंस दी अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द CH बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद टू द ग्रेटर एक्सटेंट देन द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन या sp3, मतलब कहना चाह रहा है ये कि sp कार्बन इस कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अच्छे से खींच पा रहा है, और ये किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कंपेयर करके बात कर रहे हैं। इसलिए जो इथाइन है, हाइड्रोजन एटम्स कैन बी लिबरेटेड एज ए प्रोटोन मोर इजीली एज कंपेयर टू इथीन और इथेन। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि इथाइन को एसिडिक नेचर क्यों दिया गया है, क्योंकि इथाइन का जो H है वो कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन कैसा है, sp है, sp मतलब 50% उसमें H करेक्टर है, उसकी ईएन ज्यादा है, ईएन ज्यादा है तो उस पर H, उससे H लिबरेट होना आसान हो जाता है। एसिडिक नेचर की बात करें, इसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए हैं। सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे, एक सेकेंड, कुछ पेजेस निकल गए आगे, चलो ये वापस आ जाते हैं। सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करते हो बेटा, हाँ ये आ गया, यहां तक हम बात कर चुके हैं, और कुछ और पॉइंट उन्होंने मेंशन करे हैं वो भी देख लेते हैं। ये जो दो इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, फॉलोइंग ट्रेंड्स इन देयर एसिडिक बिहेवियर, इन्होंने बोला एसिडिक बिहेवियर दो तरह के ट्रेंड है, मैं देख लेते हैं क्या ट्रेंड है। sp कार्बन को आगे रखा है, फिर इसके बाद ये sp2 था, डबल बॉन्ड मिसिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, और ये sp3 है, मतलब sp सबसे ज्यादा, फिर sp2 फिर sp3। ये तो हो गया एसिडिक नेचर के अंदर तीनों तरह के हाइब्रिडेशन के अंदर कंपेरिजन। फिर उन्होंने क्या किया, सोचो, इन्होंने अब sp कार्बन में कंपेयर करवाया, sp sp sp, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं, कौन से वाले, देखो यहां पर H लगा था ट्रिपल बॉन्ड से, यहां पर CH3 का प्लस आई लग रहा है, और यहां दोनों साइड से क्या लग रहा है, प्लस आई। आई बात समझ में? तो कुल मिला के पहली बात तो सर यहाँ से अगर H हटाओगे तो आपको sp कार्बन तो मिलेगा नहीं, sp3 से मिलेगा, प्लस आई लगने से बेसिकली एसिडिक नेचर भी कम हो जाता है। हर तरह से ढूंढो, क्वेश्चन को ले जाओ कहीं से घुमा फिरा के, एंड में रिजल्ट यही पहुंचता है कि हमारे पास sp कार्बन विद लेस प्लस आई, sp कार्बन विद मोर प्लस आई, तो sp कार्बन लेस प्लस आई के अंदर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल जाती है। फिर आता है एडिशन रिएक्शन। अब देखो याद दिलाता हूँ, एल्काइन हो या एल्कीन हो, दोनों में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। अगर पाई बॉन्ड है तो तुम उसमें HX का एडिशन कर सकते हो। HX मतलब क्या हो गया, हेलोजन है, हाइड्रोजन है, कर सकते हो एडिशन। तुम पानी जोड़ सकते हो एसिडिक मीडियम वाला। इसके अलावा पानी जोड़ने की जब बात करते हैं, जिसका हम बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, तो हमारे दिमाग में हाइड्रेशन के नाम पर बहुत सारी रिएक्शन और भी आती है, जैसे HBO आ जाती है, OMDM आ जाती है, कुरचुरो रिएक्शन आ जाती है। तो कुरचुरो रिएक्शन की बात यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि OMDM HBO की याद तो हम एल्कोहल के अंदर करेंगे, ठीक है।
एल्काइंस कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, सो दे एड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, क्योंकि किसी के पास पाई बॉन्ड अगर 2 है तो वो 2 मोल क्या जोड़ सकता है, डाइहाइड्रोजन जोड़ सकता है, H2 जोड़ सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड भी जोड़ सकता है, वो 2 मोल X2 भी जोड़ सकता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर वो चाहे तो 2 मोल H2 जोड़ सकता है, किस पर, ट्रिपल बॉन्ड पर। वो चाहे तो 2 मोल HX जोड़ सकता है, एक H एक X, पाई बॉन्ड गया, एक पाई बॉन्ड बचा हुआ है। वो चाहे तो 2X2 भी जोड़ सकता है, मतलब ये भी एडिशन कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ऑल्दो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। एल्काइन का रिडक्शन करोगे तो एल्केन बन जाएगा। ये HX का एडिशन क्या है, हेलोजन का एडिशन है। मतलब यहाँ पे आप हेलो हाइड्रोजनेशन, मतलब हेलोजन जोड़ रहे हो और हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, यहाँ आप सिर्फ क्या जोड़ रहे हो, ओनली हेलोजन जोड़ रहे हो। आई बात समझ में, ठीक है। फिर इन्होंने कैंसी रिएक्शन के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में बात करी। इन्होंने दिखाया कि देखो H+ का अटैक करवाओगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पाई बॉन्ड अभी भी बाकी है, इसको विनाइलिक केटायन कहा है। क्या कहा है, विनाइलिक केटायन। अब विनाइलिक केटायन की बात चली तो उस पर हाईलाइट कर देता हूँ। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस लगा है तो विनाइलिक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव है तो एलाइलिक है। आई बात समझ में। द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक केटायन। सीधी बात ये कहना चाह रहा है, देखो रिएक्शन का आरडीएस होता है कार्बोकेटाइन का बनना। जितना तुम्हारा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल। जितना स्टेबल पॉजिटिव चार्ज है मतलब रिएक्शन के आरडीएस में इंटरमीडिएट स्टेबल है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो जेड जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिला के प्रोडक्ट जो होगा वो जल्दी बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। फिर एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्काइन, वो सेम टू सेम मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के हिसाब से जाओ, जहाँ कार्बोकेटाइन बनने की संभावनाएं ज़्यादा स्टेबल हो वहाँ पर जोड़ दो। आई बात समझ में, सब कुछ वैसा का वैसा चलता है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से चलता है। आई बात समझ में। इसका मतलब एल्कीन हो या एल्काइन हो, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपको एडिशन करवाना है। इसके बाद एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, अभी बात करिए आपसे, निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में अगर आपने H2 लिया, आपने किसी तरह का पॉइजनस कैटलिस्ट नहीं लिया, आपने चारकोल नहीं डाला, आपने BSO4 नहीं डाला, आपने क्विनिलिन नहीं डाला, मतलब आप पॉइजनस कैटलिस्ट नहीं ले रहे हो, तो आप रिडक्शन को एंड तक ले जाते हो, आप एल्काइन से एल्केन बनाते हो, आप एल्काइन से एल्केन बनाते हो, एंड में जाके आपके पास प्रोपेन बन जाता है। आई बात समझ में। एडिशन ऑफ हेलोजन बात करी थी अभी, देखो Br2 जोड़ रहे हो बेटा तो Br 2 हैं, लेकिन पाई बॉन्ड भी तो कितने हैं, 2, तो एक पाई बॉन्ड पे 2 Br, फिर एक पाई बॉन्ड पे 2 Br जुड़े, उसके बाद फिर 2 Br जोड़ दिए। इसका इस तरह से आप बनाएंगे विसिनल प्रोडक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, विसिनल, मतलब Br बगल बगल में, Br बगल बगल में। रेडिश ऑरेंज कलर सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन टेट्राक्लोराइड इज डीकलराइज्ड यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। भाई साहब ध्यान रखना, हालांकि एल्कीन में ये बात पहले हो चुकी है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या होता है, Br2 का एडिशन कराओ, Br2 का रेडिश जो ऑरेंज कलर है। अब कई बार बोलते हैं कि सर ब्राउन कलर भी तो होता है, तो बेटा देखो ऐसा है कि ब्राउन कलर भी मेंशन किया गया है कहीं, कि कोई बात नहीं, एनसीईआरटी बोलता है ऑरेंज तो हम ऑरेंज को प्रायोरिटी देते हैं। ऑरेंज ब्राउन दोनों आ गया तो हम ऑरेंज लगा देंगे। अगर ऑरेंज आया ही नहीं, अब रेडिश ब्राउन कलर बोल दिया या ब्राउन कलर बोल दिया, तो फिर तो हमारा आंसर ब्राउन कलर के हिसाब से हो ही जाएगा। तो अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी इसको रेडिश ऑरेंज कलर लिखता है, और अगर आप एक्चुअली लैब में इसको देखते हैं तो आपको सच में कलर रेडिश ऑरेंज ही दिखेगा, ठीक है ना। ब्राउन अपीयरेंस नहीं होता, ऑरेंज अपीयरेंस होता है। फिर बात करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स की। अभी बात करी थी मैंने HBr, मतलब एक H जुड़ेगा, एक Br जुड़ेगा, एक HBr जुड़ गया। फिर जहाँ पहला Br आ रहा है, ठीक है, वहीं पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ज़्यादा होगा तो वहीं दूसरा Br भी आ जाएगा। ये वाली टेक्निक भी हम आपको पहले बता चुके हैं, नोट्स के अंदर आपने पढ़ी भी होगी। अगर आपको अभी पढ़ा तो शायद याद भी आया होगा कि सर ने कहा था जहाँ पहले हेलोजन लगा रहे हो बेटा जी वहीं दूसरा जोड़ देना, ठीक है। इसी तरह से बात कर रहे हैं, देखो। फिर एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन को क्या कहते हैं भाई, हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन मतलब पानी का जोड़ना। अगर कोई पानी जोड़ना चाह रहा है तो उसको पानी में क्या मिलाना पड़ता है, एसिड मिलाना पड़ता है। अब देखो समझो, एल्केन और एल्कीन्स की बात करें तो एल्काइंस आर ऑल्सो इमिसिबल एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अभी हमने बात पे पीछे भी ब्रेक किया था कि देखो ऐसा है जिस तरह से एल्केन और एल्कीन। अब मैं आपका चाहूंगा कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है इतना सा। देखो अपना मेन मोटिव क्या है ना, कि अपन एनसीईआरटी के अंदर से वो सारे पॉइंट निकाल लें जो शायद अपन ने नोट्स में या तो मिस किए होंगे, या फिर कई बार होता है ना कुछ ऐसी छोटी बातें होती जिनको हम वैल्यू ही नहीं देते, लेकिन एग्जामिनर उनको अपनी नज़र से देखता है, बोला यार ये चीज़ पूछने लायक है, बच्चे ने डेफिनेटली इसको छोड़ दिया होगा। अब सोचो ना, एल्काइन की सॉल्युबिलिटी पे कहाँ बात होती है। एल्काइन की सॉल्युबिलिटी पे अगर बात करें तो सिंपल सा फंडा ये है कि एल्के हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, सॉल्युबिलिटी पानी में नहीं दिखाते,
इमिसिबिलिटी दिखाते हैं। एल्काइन में पोलैरिटी लो होती है, ये भी पानी में सॉल्युबल नहीं है। हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कैसे तुम पानी का एडिशन कर दोगे भाई, एक एल्काइन पर तुम पानी कैसे जोड़ दोगे जब पानी के अंदर वो सॉल्युबल ही नहीं है। तो बोला तरीका क्या है, तरीका ये है कि एल्काइन को वार्म करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, मतलब Hg+2 उठाएंगे, सीधी बात ये है। अब देखो भाई साहब, अगर तुमने क्लास में ढंग से पढ़ा था तो तुमको ये बात याद आनी चाहिए कि सर आपने Hg+2 जब बताया था तो आपने बोला था कि रॉबिन हुड है, ये क्या करता है, ये अमीरों से छीनता है, गरीबों में बांट देता है। तो इस तरह से देखो, एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो लोन पेयर भी है और प्लस भी है, तो एल्काइन से तो इलेक्ट्रॉन ले लिया और फिर लोन पेयर से वापस लौटा दिया, रॉबिन हुड है ये। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि सर ये NCC बनाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा तो रिएक्शन में क्या होने वाला है, ये देखो आपका एल्काइन, आप Hg+2 के साथ रिएक्शन करें। मुद्दे की बात ये है, देखो कई बार हाईलाइट करना भूल जाते हैं हम लोग, हमारे माइंड में ये चीज़ ध्यान नहीं रहती कि बेटा Hg+2 इस रिएक्शन का मेन इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे तुम H+ नहीं जोड़ते, हालांकि तुमको बगल में H+ दिख तो रहा है, लेकिन सारी कहानी किस पर चलती है, Hg+2 पर चलती है। Hg जुड़ता है, बाद में पानी आता है, फिर तुम इनॉल बनाते हो, इनॉल के बाद उसका आप कीटोन बनाते हो, एल्डिहाइड बनाते हो बेसिकली, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनता है। अब सुनना ध्यान से, ये रिएक्शन जो मैंने Hg+2 के लिए लिखी है, जिसको हम बोलते हैं कुर्चरोव रिएक्शन, जो कि मर्क्यूरिक सल्फेट के अंदर डाइल्यूट H2SO मिलाने पर होती है, 1% HgSO4, 49% H2SO4, बाकी बचा हुआ पानी, ये पूरा रिएजेंट यूज किया जाता है। कई बार लिखने वाला Hg+2 लिख के छोड़ देता है, एग्जामिनर ने एग्जाम में सवाल पूछा है तब भी उन्होंने Hg+2 लिखा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसी तरह प्रोपाइन की बात करें, प्रोपाइन के अंदर Hg+2 यूज करा, कुछ नहीं करना है। मुद्दे की बात यह कि सर जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है वो कार्बन 2 डिग्री है, तो इसी पर आना चाहिए OH। याद रखो, अगर आपने रिएक्शन कराई है Hg+2 के साथ तो आप कार्बन पर OH जोड़ेंगे, OH जो होगा वो इनॉल बनाकर फाइनली कीटोन बनाएगा, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। फिर बात करते हैं पॉलीमराइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीमराइजेशन। देखो भाई ऐसा है, जिस तरह से एल्कीन का पॉलीमर बनाया था अपन ने इथीन का, तो पॉलीथीन बन गया था, उसी तरह से एल्काइन का भी पॉलीमर बनता है। ठीक है, एल्काइन के अंदर भी सेम टू सेम पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन की डिटेल में डिस्कशन अगर अलग से करनी चाहे तो उसके लिए एक चैप्टर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जेई में से फिलहाल इसके लिए हमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पर मैं आज चाहूंगा कि आप सभी लोग ध्यान दे दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेटा हाइड्रोकार्बन से दो ही तरीके होते हैं जिससे तुम बेंजीन बना पाते हो, या तो तुम Al2O3 या Fe2O3 या Cr2O3 की प्रेजेंस में हीट कर देते हो, ये एक तरीका होता है, या फिर आप कॉपर या आयरन की ट्यूब लेते हो और उसमें हीट कर देते हो, तब भी पॉलीमराइजेशन करा सकते हो। वो तरीका जो था वो एल्केन में काम आता है, स्टार्टिंग हेक्सेन से होती है, हेक्सेन के केस में आप बेंजीन बना लेते हैं। यहाँ पर आप एल्काइन के 3 मॉलिक्यूल को उठाते हो, कॉपर या फेरस की रेड हॉट ट्यूब में जब इसको गर्म किया जाता है तब पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, एनसीईआरटी की एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, बहुत बार पहले भी आई है। और ये रिएक्शन कोई ऐसी नहीं आती कि इस पर सवाल आ जाता है, ये क्या आप बीच में डाल देते हैं, सीक्वेंस के बीच में कहीं पे बीच में फेंक दिया, बोला ये स्टेप ये दे दो, बच्चे को याद नहीं आएगी तो मजा आएगा, लेकिन अपन ऐसा नहीं है, अपन पढ़ के जाएंगे। आई बात समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, इसके अलावा सोडा लाइम रिएक्शन की बात करें। सोडा लाइम रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिड के साथ NaOH के साथ, आई बात समझ, हीट करा जाता है तो एल्केन बनता है, CO2 गैस निकल जाती है। उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, सोडा लाइम NaOH में एक्वस कराया, सॉल्ट बनाया, सॉल्ट में सोडा लाइम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक कार्बन का क्या बना, एल्केन बना, मतलब मीथेन बना। उसमें क्लोरीनेशन करवाया तो Cl जुड़ गया। उसके बाद इसमें सोडियम ड्राईथर डाला बूट्स रिएक्शन में तो इसका बन गया डाइमर, डाइमर में फिर क्लोरीन डाल दिया तो Cl जुड़ गया, फिर एक्वस केस डाला तो एलिमिनेशन करवा दिया, फिर Br2 डाल दिया तो एडिशन करवा दिया। फिर एडिशन के बाद, वाह भाई क्या अच्छा सवाल है यार, देखो 2 Br है, एल्कोहलिक केस किया तो 2 Br में से 1 Br निकलेगा एक बार में, ठीक है, तो एल्कीन बनेगा। लेकिन अभी भी एक ब्रोमीन है, अभी भी एक हाइड्रोजन भी निकल सकता है। फिर NnH2 डाला, याद करो NnH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अगर एल्कीन बनाना है तो एल्कोहलिक केस सूटेबल है, लेकिन तुमको अगर एल्काइन बनाना है तो तुमको NaNH2 डालना ही पड़ेगा। एल्काइन बना, अब तुम हीट करोगे रेड हॉट, तब जाके बेंजीन बनता है। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो भाई ध्यान रखना इसको, ठीक है।
अब ये स्कूल के एग्जाम में तो आ ही सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और इसी तरह का क्वेश्चन सीक्वेंस में हमारे एरोमेटिक में बहुत आते हैं। चलिए अच्छी बात है, ये भी हमने समझ लिया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, अब देखो अब आ जाते हैं हम सीधा एरोमेटिक केमिस्ट्री पर, मतलब हम बात करने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। किसकी बात करेंगे बेटा? ESR की बात करते हैं। ESR हमने पढ़ा है, हम सब ने ESR पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम बोलते हैं कि देखो बेंजीन का नेचर कैसा है, एरोमेटिक। एक एरोमेटिक बेंजीन कभी भी अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ नहीं सकती या जोड़ना प्रेफर नहीं करेगी, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए? उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन वो होनी चाहिए जिसके अंदर बेंजीन पर तुम सब्स्टिट्यूशन करवा सको। क्या करोगे आप? H हटाओगे और क्लोरीन जोड़ दोगे, तो उसको आप करोगे क्लोरीनेशन, मतलब हेलोजिनेशन करवा रहे हो। फिर आप नाइट्रेशन करा सकते हो, आप सल्फोनेशन करा सकते हो, आप आयोडीनेशन करा सकते हो, वो रिवर्सिबल होता है। उसके बाद आप फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा लेते हो, असाइलेशन भी करा लेते हो, मतलब आप R जोड़ सकते हो, आप RCO लगा सकते हो। तो R प्लस RCO प्लस NO2 प्लस SO3 मतलब बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। SO3 से इलेक्ट्रोफाइल होता है, SO3 होता है, ध्यान रखना। इसके बाद हेलोजिनेशन में हेलोनियम आयन। कुल मिला के हमारे पास 5 रिएक्शन है और 5 तरह के हमारे पास उसके मेथड है। इन सब में एक ही कॉमन पॉइंट निकल के आता है कि रिएक्शन जो होती है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन की होती है। तो बेंजीन और बेंजीन जैसे डेरिवेटिव्स को यूज किया जाए तो हम क्या करवा देते हैं? रिएक्शन करा देते हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? एरीन्स कहते हैं, नॉन एज एरीन्स। हाइड्रोकार्बन्स नॉन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आज कॉल एज एरीन्स। एरीन्स मतलब एरोमा मीन्स मतलब प्लीजेंट स्मेलिंग, ठीक है। एरोमेटिक वर्ड कहाँ से आया? एरोमा से आया, मतलब एक अच्छी स्मेल। पहले क्या होता था कि जितने भी जो सेंट बनते थे मोस्टली वो सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक हुआ करते थे। तो एक तरह का ये बोल सकते हैं ना, एक परसेप्शन बन गया ग्रीक टर्मिनोलॉजी के अंदर कि भाई जिसमें खुशबू है, एरोमा है, वो एरोमेटिक है। लेकिन बाद में ऐसा नहीं है कि सारे एरोमेटिक में स्मेल अच्छी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन इनिशियली ऐसा ही होता था। बेंजीन रिंग इज हाईली अनसैचुरेटेड, बिल्कुल सही बात है, हमको पता है इसका DU कितना होता है बेंजीन का। बेंजीन का DU होता है 4, 3 तो पाई बॉन्ड है, 1 रिंग है। आई बात समझ मेरी बात? चलो आगे बात करते हैं। फिर ये देखो बेटा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि NCERT ने जिस स्ट्रक्चर को लिख दिया ना बेट, वो तो तुम्हें पूछ सकता है, तुम कुछ नहीं बोल सकते उसको। तो देखो बेंजीन पता ही है, नेटोलिन, नेफ्थलीन, बाइफिनाइल, ठीक है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बेंजीनॉइड और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड के अंदर बेंजीन रिंग होती है और नॉन बेंजीनॉइड के अंदर बेंजीन रिंग आपको नहीं दिखेगी, हालांकि दोनों एरोमेटिक होंगे। जैसे मान लो बात करूं पायरोल की, अब पायरोल हुआ या पिरिडीन हुआ, इसमें आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, एक हेटेरोएटम है, एरोमेटिक ये भी है, ठीक है, लेकिन वहाँ बेंजीन रिंग नहीं है। भाई एनिलीन की बात करूँ, एनिलीन के अंदर आपको एक बेंजीन रिंग दिखेगी, उसके ऊपर NH2 लगा हुआ है। तो आई बात समझे, तो वो बेंजीनेट हो गया, जिसमें रिंग बेंजीन जैसी नहीं है, बेंजीन नहीं है, वो नॉन बेंजीनेट हो गया। फिलहाल के लिए सारे के सारे जो है हमारे सामने सब के सब कौन है? बेंजीनॉइड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में। देखो सिंपल सा है कि भाई मेरे को खासकर ये लगता है कि एरोमेटिक से आइसोमेरिज्म पूछने के और नेमी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है सोचो, क्योंकि एरोमेटिक पर हम ध्यान नहीं देते। अब ध्यान रखना कि 1,2 इस पोजीशन को हम 1 के रेस्पेक्ट में इसको ऑर्थो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एरोमेटिक को जरूर पढ़ना एक बार नेमिंग से। इसका नाम जाइलिन है, इसका नाम टॉलिन है। तो इसके बाद ये फोटो है केकुले की। केकुले ने हमें अपने सपने के बारे में बताया था कि कैसे मुझे सपना आया कि सांप अपनी पूंछ खा गया, ये बोलते बंदर ही पूंछ खा गया। कुल मिला के उसका सपना तो कुछ ऐसा था कि भाई रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जाइलिन मेटा है, ये पैरा है। फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन में आ जाता है। इसमें कुछ खास इतना डिस्कशन हमारे लिए है नहीं। दोनों तरह के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बेंजीन केकुले, बेंजीन के लिए ये और ये दोनों सही है, ठीक है। फिर बेंजीन के बारे में कुछ और जानकारी इन्होंने दी। रेजोनेंस होता है बेंजीन के अंदर, बेंजीन में रेजोनेंस होता है तो उसका हाइब्रिड ऐसा होता है जिसमें हम सर्किल बना देते हैं। ऑक्सीजन मत मान लेना इसको, सर्किल है ये, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। इतनी बातें यहाँ डिस्कस हुई है। दो एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं और कभी पाई बॉन्ड इधर है, कभी पाई बॉन्ड इधर की तरफ है, तो एक दूसरे के क्या हो गए? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इनका बनेगा हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर ये चक्री दिख जाती है हमको, एक बात समझ में, प्लेनिटी होती है। अच्छा फिर ना एक पॉइंट और आता है कि हकल्स ने अपने अकॉर्डिंग एक मेथड बनाया, अपने अकॉर्डिंग मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से कि भाई एक मॉलिक्यूल जो प्लेनर है जिसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है
जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे हकल्स रूल रेफर किया गया, वो मॉलिक्यूल जो होता है वो एरोमेटिक कहलाता है। आई बात समझे? सबसे पहले एरोमेटिक को ही डिफाइन किया गया था हकल्स के रूल के हिसाब से। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में मतलब 0 हो गया, मतलब n की वैल्यू 0 से शुरू होगी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन अगर 0 n रखता हूँ तो 2 मिल जाते हैं, मतलब 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, आई बात समझ में, 14 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, इस तरह से। तो ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, नेफ्थलीन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एंड जो आप बहुत अगर ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, और आपने जितने पीवाई को सॉल्व करे होंगे, आपको ये सारे डायग्राम पीवाईक्यू में भर भर के बार बार मिले होंगे, बार बार मिले होंगे नाम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। तो बेटा मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में छप गया ना, वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल, नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, वो उसका नाम एकदम सोच के रखते हैं कि बच्चे को ही मालूम होगा, और अगर नहीं भी मालूम है तो हम तो पूछ लेंगे, हम बोल दें किताब में दे रखा था, क्या हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अगर बेंजीन, क्योंकि बेंजीन ही मेन एरोमेटिक इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, बेंजीन के प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या होता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हमने अभी बात करा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो यूज़ करते हो, जैसे एसिटिलीन आपने यूज़ किया तो आप बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रोपाइन यूज़ कर लिया तो आप मेसिटाइलिन बना सकते हैं। प्रोपाइन का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एक कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड ये, तो उस केस में आप ये कंपाउंड बना लेते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सेम टू सेम प्रोसेस है, वही रेड हॉट कॉपर ट्यूब में या फेरस ट्यूब के अंदर उसको हीट करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं एरोमेटिक एसिड्स में। डीकार्बोक्सिल मतलब क्या होता है, हीट करना। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, डीकार्बोक्सिल मतलब आपके हीट करोगे CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो मतलब एसिड का सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कैल्शियम ऑक्साइड जब हीट किया जाता है तो बेंजीन के साथ Na2CO3 मिल जाता है। आई बात समझ में, CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, इसमें एनायन बनता है। क्या बनता है, एनायन बनता है। फिर रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के रिडक्शन से भी बेंजीन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिंक डस्ट यूज की जाती है, क्या यूज करते हैं, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में आप पास कराते हैं हीट, मतलब जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग आप फिनॉल वेपर को पास कराते हैं तो आपको बेंजीन मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिल जाता है, ये भी एक रिएक्शन है। फिर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, यूजुअली कलरलेस, लिक्विड, सॉलिड्स एंड विद अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, जनरली बोला गया है। You are also familiar with naphthalene balls which are used in toilets and for preservation of cloth because of unique smell of compound and the moth repellent property, मतलब कीड़ों को दूर रखते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है लंबे समय में कपड़ों के अंदर, उसको दूर रखा जाता है। आपने ये चीज़ डेफिनेटली अपने घर में देखी होगी, अगर ऑब्जर्व नहीं करी तो बात अलग है, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हैं घर के कामों में तो आपने नोटिस किया होगा कि मम्मी मोस्टली जब सर्दियाँ चली जाती है तो घर में वापस गर्म कपड़ों को रख रही होती है। या चलो अब तुम कभी देख लेना, जब कपड़े को निकाले जाएंगे तो उसमें वाइट कलर की बॉल्स मिलेगी आपको, वो उनको सेफ रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए रखी जाती है, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विद वाटर, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो पानी में तो कैसे मिसिबल हो सकती है। और मिसिबल रेडिली मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे बर्न विद सूटी फ्लेम। अब देखो ये वो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बेटा, अपन ने ELP के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया 11th क्लास के अंदर, सूटी फ्लेम वाला, तो इसको याद रखना, आवाज़ के साथ जलना, ठीक है, आई बात समझ में। और फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। एरीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, H को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह पर आके खुद जुड़ जाता है। However, under special condition they can also undergo addition oxidation, एडिशन की रिएक्शन भी यहाँ बात करेंगे हम, Cl2 जोड़ देते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हम बना देते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वो भाई बात होगी। ऑक्सीडेशन हमने करवाया है, बिल्कुल करवाया है हमने, K2CH2 से करवाया है, हम KMnO4 के साथ हम एरोमेटिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं, आई बात समझ में। हमने V2O5 के साथ रिएक्शन करवाई है, और V2O5 में तो हमने दो कंपाउंड बनाए थे, 250 पे अलग बनाया था, 500 पे अलग बनाया था, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। इसमें मुद्दे की बात क्या है, समझो आप, बेंजीन पर तुमको नाइट्रेशन कराना है तो तुमको NO2 प्लस जनरेट करना होगा, उसके लिए यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 H2SO4। HNO3 H2SO4 की रिएक्शन में HNO3 का काम होता है यहाँ पर बेस का, और आपका H2SO काम करता है यहाँ पर एसिड का। H2SO4 उसको प्रोटोनेट करता है, इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, अभी बात करते हैं। पहले तो सवाल देख लो आप, बेंजीन उस पर लगा NO2, ये हो गया नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। अच्छा, इतनी बातें हुई है। फिर उन्हें यहाँ पे इसका मैकेनिज्म दिखाया भी होगा, आई थिंक नहीं दिखाया तो चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको।
HNO3 H2SO4 लिया है, प्रोटोनेशन करता है H2SO4 HNO3 का, तो वाटर निकल जाता है, तब जाके NO2 प्लस जनरेट होता है, H2SO4 जो होता है वो बन जाता है H2SO4 माइनस, यही माइनस आगे जाके H निकाल के फिर से दोबारा H2SO4 बन जाता है। आई बात समझ में? इतनी बातें हो जाती है। चलिए, हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है? FeCl3 Br3 LCl3 ये सब क्या लुईस एसिड्स है, इनकी प्रेजेंस में आप क्या कर सकते हैं, बेंजीन का हेलोजिनेशन कराते हैं। आपको क्या करना होता है, लुईस एसिड क्या होता है, हेलोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो हेलोजन्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं। आई बात समझ में? सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन सिंपल रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट ऑफ H विद द हेल्प ऑफ SO3। अब देखो सल्फोनेशन में यूज करते हो तुम H2SO4, लगता है ऐसा है कि SO4 माइनस HSO4 प्लस बनता होगा, नहीं, H2SO4 के प्रेजेंस में बेटा SO3 यूज किया जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओलियम यूज किया जाता है, या तो H2SO4 या तो कंसनट्रेटेड हो तो SO3 मिल जाए, या H2H2O7 जब यूज किया जाता है। और बेसिकली आप ध्यान से देखो तो ये लिखा भी यही है, SO3 के साथ लिखा है H2SO4, तो ये है क्या है, H2H2O7 है, मतलब ये क्या है, आपके पास ओलियम दिया हुआ है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। आई बात समझ में? इट कैरिड आउट इन हीटिंग बेंजीन विद फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम। हाँ, हो सकता है कि तुम बोलोगे सर मैंने कई बार ऐसी रिएक्शन देखी जिसके अंदर H2SO4 सिंपल डाला था, रिएक्शन हो गई, होगी, लेकिन अगर कोई बोलता है कि प्रिफर्ड रिएजेंट क्या है सिंगल चॉइस में, तो आपको ध्यान रखना है H2H2O7 ओलियम यूज किया जाता है सल्फोनेशन के अंदर। इतनी बात होगी। चलो फिर एक चीज और बता दूं बेटा, सल्फोनेशन रिएक्शन कैसी रिवर्सिबल है, इसका मतलब यहाँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिडल-कार्प रिएक्शन की बात करें, फिडल-कार्प रिएक्शन पढ़ चुके थे बिल्कुल, हमने नोट्स में अच्छे से पढ़ा है, फिर भी अगर आपको याद नहीं आते याद दिला दूं। फिडल-कार्प रिएक्शन वो थी जिसके अंदर आप एक एल्काइल R+ बनाते हो। फिडल-कार्प के दो टाइप होते हैं, एक R+ होता है, एक RCU+ होता है, मतलब एल्काइलेशन है, एक एसाइलेशन है। एल्काइलेशन करो, एसाइलेशन करो, दोनों केस में तुमको करना क्या है, तुमको एरोमेटिक कंपाउंड यूज करना है। एरोमेटिक कंपाउंड में तुमको R+ बनाना है, RCU+ बनाना है। जब R+ बनाओगे तो आप यूज करते हो एनहाइड्रस AlCl3, आप RCU+ बनाते हो तब भी यूज करोगे एनहाइड्रस AlCl3। मतलब आपका रिएजेंट में आपका इलेक्ट्रोफाइल चेंज नहीं होता। फर्क क्या होता है बेटा, R+ जो होता है हमारा कार्बोकेटाइन बनाता है जिसमें रिएजमेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम RCO+ उठा लें तो यहाँ रिएजमेंट नहीं होता। याद करो ऑक्सीजन पे लगा, लोन पर रेजोनेंस कर लेता था, इसलिए स्टेबलाइज था। मतलब यहाँ पर इसका अपने याद है पढ़ा था, ड्रॉबैक क्या होता है, हमने बोला था R+ में कार्बोकेटाइन रेजमेंट कर जाता है, RCU+ में रेजमेंट नहीं करता। इतनी बातें हुई थी। ये सब कुछ डिस्कशन किसमें हुआ था हमारा, फिडल-कार्प एल्काइलेशन रिएक्शन में हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर हमने ये कहा था कि बेंजीन पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने एल्काइलेशन कराया तो मल्टीपल टाइम हो जाता है, पॉली एल्काइलेट प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि हम एक R जोड़ते ही CH3 का +H लगने लग जाता है, तो अगला अटैक इस पर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसी पर और जुड़ता है, इसी पर और जुड़ता है। फिर इसको रोकने का तरीका बताया था मैंने कि आप क्या कीजिए, आप जो रिएजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को कम ले लो, या फिर आप ये करो कि आप बेंजीन की जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दो। मतलब कुल मिला के या तो खाना कम बनाओ ताकि लोगों को सबको कम मिले, या फिर ज़्यादा, अगर उस केस में या फिर आप लोग ज़्यादा बुला लो तो अपना खाना कम पड़ जाएगा। दोनों केस के अंदर ये होगा कि मल्टीपल टाइम अटैक नहीं हो पाएगा। फिडल-कार्प एसाइलेशन जिसकी बात हमने अभी करी थी, एसाइलेशन मतलब एसाइलियम आयन कैसा दिखता है, RC डबल बॉन्ड O+ बनता है। आई बात समझ में? एसाइलियम आयन मतलब इलेक्ट्रोफाइली तो है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 यील्ड एसाइल बेंजीन। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अगर तुमने FeCl3 उठाया है, ये भी तो लुईस एसिड है, FeCl3 को वीक लुईस एसिड होता है, इसकी प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट नहीं होता कार्बोकेटाइन का। आई बात समझ में? चलो इतनी बात भी समझ में आ गई। RCO के साथ AlCl3, ये पोर्शन पूरा डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट ये पूरा डिस्कशन है। अगर कहीं दिक्कत भी आती है तो एक बार के एरोमेटिक के नोट्स उठा के देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा है एक्सेस में दिया हुआ जो हमने NCERT में देखा और हमको नहीं मिला हो। ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। Excess of electrophilic reagent used for the substitution reaction may take place in which other hydrogen atom benzene ring may also be successfully replaced by the electrophile। ये वाली बात हमने बोली थी कि अगर आप चाहते हो कि आप बेंजीन के ऊपर हेलोजन एल्काइलेशन कराना चाहते हो तो आप क्या करो, इलेक्ट्रोफाइल को रिएजेंट को क्या करो, या तो एक्सेस में ले लो ताकि सबको बराबर मिलता जाए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बोली है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट एक्सेस ऑफ क्लोरीन। अच्छा अब देखो ये मुद्दे की बात ये आ गई, अभी ऊपर की तरफ NCERT ने चीज़ मेंशन करी थी कि यार जनरली सब्स्टिट्यूशन होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, लेकिन कभी कभी एडिशन भी हो जाता है और कभी कभी ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। तो देखो इस रिएक्शन को प्लीज़ एडिशन मत समझना, यहाँ जानबूझ के 6 मोल Cl2 के लिए है और साथ में AlCl3 लिया है, तो क्या होगा, बेंजीन के हर कार्बन पे लगा H धीरे धीरे करके रिप्लेस हो रहा है। इसका नाम क्या है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, HCB है। अच्छा एक प्रोडक्ट और बनता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
उसके अंदर क्या होता है, उसमें एडिशन होता है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको याद रखना, बहुत काम की चीज़ है ये, इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। हो सकता है ये चीज़ आपने अपने नोट्स में तो मिस करी हो, या फिर हो सकता है आपने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया हो। मैकेनिज्म की बात करें तो बेटा जनरेशन और इलेक्ट्रोफाइल पहले होता है, फिर इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं एडेनिन आयन। उसके बाद फाइनली क्या होता है, आप एच हटा के फिर से एरोमेटाइजेशन करते हो, मैकेनिज्म वाला पार्ट आ जाता है जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल का। ये मैकेनिज्म है पूरा पूरा एग्जैक्टली, मुझे लगता है इसको आपको पढ़ने की यहाँ से जरूरत नहीं, इसके अलावा मैकेनिज्म अपने नोट से उठा लेना, सब कुछ एग्जैक्टली सेम ही हो जाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं और कुछ हमारे काम की बात। ये देखो, ये एच हटाने वाली स्टेप थी, LCl3 माइनस LCl4 माइनस आएगा, एच निकालेगा, फिर से HCl अलग हो गया, LCl3 हो गया, ये सब कुछ हम कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूट बेंजीन। मैंने आपको बताया था कि घर में जो रहता है पहले से, घर का मालिक मतलब घर का मेजबान, जब मेहमान आता है तो मेहमान उससे पूछ के बैठता है कि भाई हम कहाँ बैठे, ठीक है। तो उस हिसाब से जो पहले से बेंजीन पे लगा है वो ग्रुप ये डिसाइड करता है कि आने वाला कहाँ आएगा। मान लो सपोज करो कोई ग्रुप R लगा या G लगा हुआ है, तो इसका नेचर डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अकोमोडेट होगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। अगर ये खुद डोनेटिंग है तो आने वाले को बिठाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे रिपल्शन ज़्यादा है तो पैरा पे ज़्यादा बिठा देगा। तो ऑर्थो माइनर, पैरा मेजर, ये कब होगा, जब R होगा डोनेटिंग। इतनी बात इन्होंने करी है। अगर R विड्रॉइंग हो गया, मतलब -M लगाता है, -H लगाता है, -I लगाता है, तो विड्रॉइंग नेचर में क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो आना बोलता है भाई साहब आई गया हूँ तो कहीं तो बैठूंगा, बोला एक काम का मेटा पे बैठ जाओ। तो मतलब डोनेटिंग के केस में ऑर्थो पैरा और विड्रॉइंग के केस में मेटा। इतनी बातें हुई है। अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल तुम बाद में जोड़ोगे ना, जैसे मान लो तुमने एलोजेशन करवाया, सल्फोनेशन करवाया, क्लोरिनेशन करवाया, कुछ भी करवाया, तो तुमको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है अगर उसका नेचर डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा पे, जिसमें ऑर्थो मेजर माइनर रहेगा इन जनरल और पैरा वाला मेजर रहेगा। अगर विड्रॉइंग नेचर का है तो मेटा बना देना। आई बात समझ में? इतनी बातें कर लेते हैं। फिर उन्हें यहाँ पे लिस्ट दे दी, छोटी सी बेटा, तो लिस्ट आप वही फॉलो करना जो आपको लिखाई गई है। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में आ जाता तो उसमें ये सब चीज़ें मत लिखना, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल जो एनसीईआरटी लिखता है। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोकार्बन 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले वाला जो वीडियो आएगा, उसमें बात करेंगे एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड को रिवाइज करने के लिए SN1, SN2, E1, E2 इतना पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।